हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, शब्द रिहेबिलिटेशन सेंटर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, कि हमारे बच्चों में स्पीच डेवलप क्यों नहीं हो पाती, या चाहे हमारे बच्चे एक्सप्रेसिव क्यों नहीं हो पाते, या मेरा बच्चा फ्लुएंट नहीं हो पाता, मेरा बच्चा जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो समझ नहीं पाता, नहीं वो अच्छे से रिपीट करता है बातों को, अच्छे से बोल नहीं पाता, कंप्लीट सेंटेंस में बात नहीं करता, या ऐसे बहुत सारे स्पीच को लेके इशू हम लोग देखते हैं बच्चों के अंदर। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये स्पीच इतना कॉम्प्लिकेटेड एरिया क्यों हो जाता है हमारे बच्चों में, और क्यों नहीं डेवलप हो पाता बच्चे में स्पीच, और वो तोड़ तोड़ के क्यों बोल रहे होते हैं, किसी भी सेंटेंस को वो छोटे छोटे में क्यों बोल रहे होते हैं, या उनको बोलने में क्यों परेशानी हो रही होती है। तो हम आज स्पीच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाए। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ बातें बताऊं, मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि मान लीजिए कि आपको फीवर हुआ पड़ा है और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या करता है, सीधे आपको टाइफाइड टेस्ट लिख देता है या सीधे दवाई दे देता है। तो आप कहेंगे कि पहले वो कुछ ना कुछ टेस्ट लिखेगा, फिर उसके बाद मेडिसिन देने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है कि मोस्टली केसेस में जब आपको फीवर आया है तो वो ऐसा नहीं करता कि आपको बस टाइफाइड का बोल दिया कि आप टाइफाइड टेस्ट करा लो, और उसी पे ही अगर टाइफाइड टेस्ट निकला तो ठीक है, नहीं तो हम आपको दवाई दे देंगे। नहीं, अच्छा डॉक्टर क्या करता है, वो 4-5 टेस्ट पकड़ेगा, आपका इन्फेक्शन देखेगा बॉडी में है कि नहीं है, या जैसा आपने सिम्टम बताया उसको लेकर टेस्ट बोलेगा, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, जैसा भी आप साइंस सिम्टम बताएंगे उस बेसिस पे वो 4-5 चीज़ें लेगा और उसको बोलेगा ये टेस्ट करा लेना, फैक्टर देगा कि हाँ ये टेस्ट करा के आप चेक करवा लीजिएगा, और जो भी चीज़ें पॉजिटिव निकलेगी उस बेसिस पे आपको दवाई दिया जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी को टाइफाइड हुआ, ठीक है, किसी को टाइफाइड हुआ, तो वो क्या करता है कि जैसे टाइफाइड को मेडिसिन अलग दिया जाता है, मलेरिया वाली मेडिसिन अलग होती है, और डेंगू वाली मेडिसिन अलग होती है, जो भी हमारे फीवर को लेके जो भी साइन एंड सिम्टम होते हैं उसकी हर कंडीशन के लिए मेडिसिन अलग अलग होती है। ऐसा नहीं करते कि हर किसी कंडीशन में एक ही मेडिसिन दी जा रही है, ऐसा नहीं होता, ना ही मोस्टली देखने को मिलता भी नहीं होगा आपको। लेकिन जब एज ए थेरेपिस्ट हम एज ए स्पीच थेरेपिस्ट हम लोग बच्चों के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हम मोस्टली ये देख पाते हैं कि हमारे बच्चों में स्पीच को लेकर बहुत सारे इशू होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हर बच्चे के साथ एक ही परफॉर्मा उठा लेते हैं, हर बच्चे के साथ एक ही टेस्ट उठा लेते हैं। क्या किसी स्पीच थेरेपिस्ट ने आपसे 4-5 स्केल 4-5 टेस्ट करवाए हैं? अगर करवाए हैं तो वो ठीक है, अगर अलग अलग तरीके से टेस्ट किया है आपके बच्चों को स्पीच को लेके, तो हाँ ये आप अच्छी जगह पे आए हुए हो, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेज उसको देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है कि जब आपने देख लिया कि बच्चे में मेरे से अलग अलग तरीके के टेस्ट पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके के स्केल उठाए गए हैं, अलग अलग चीज़ें ली गई हैं मेरे बच्चों में सर्च करने के लिए, उसको असेस करने के लिए, तब आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब होता क्या है कि जब भी आप टेस्ट करवा लेते हैं अपने बच्चे का, तो वो कई थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि सीपी का कंडीशन हो, एडीएचडी हो, लर्निंग डिसेबिलिटी का कंडीशन हो, डाउन सिंड्रोम का कंडीशन, हर बच्चे को एक ही तरीके से करा रहे होते हैं। हर बच्चे को एक ही तरीके से स्पीच थेरेपिस्ट अपनी स्पीच को करा रहा होता है। जैसे हर बच्चे को बैठा लेते हैं, वो बोलते रहते हैं बोलो बोलो बोलो, ये देखो पिक्चर कार्ड, हर बच्चे के साथ पिक्चर कार्ड ले लेते हैं। हर बच्चे के साथ पिक्चर कार्ड नहीं लेना चाहिए हमें, उसका लेवल देखना जरूरी हो जाता है, वहाँ पे उसका एक क्राइटेरिया देखना जरूरी हो जाता है कि बच्चा किस कंडीशन का है, क्या वो पिक्चर कार्ड से सीख सकता है कि नहीं सीख सकता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हर बच्चे में पैरासीटामोल नहीं चलेगा, हर बच्चे में पैरासीटामोल नहीं दे दोगे कि हर किसी को पैरासीटामोल दे दिया और वो ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको हर बच्चे के साथ अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, हर बच्चे के साथ अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। क्यों टेक्निक यूज करनी पड़ती है? क्योंकि बहुत सारे कंडीशन होते हैं बच्चे, हमारे ब्रेन में स्पीच के एरिया बहुत सारे होते हैं, और उस स्पीच के एरिया को हमें असेस करना पड़ता है, अच्छे से जांचना पड़ता है कि किस बच्चे के किस एरिया में क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, और कौन से एरिया में इफेक्ट हुआ है जिस वजह से बच्चे का स्पीच लैग कर रहा हो, क्यों फ्लुएंसी नहीं है बच्चे में, क्यों कंप्रिहेंशन नहीं है बच्चे में, क्यों रेपिटेशन नहीं कर पाता बच्चा, क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाता बच्चा, क्यों नेमिंग नहीं कर पाता बच्चा, ये सब समझना जरूरी है। और हर एरिया में इफेक्ट हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि एक अफेजिया है, वो क्या होता है अफेजिया में कि बहुत सारे एरिया होते हैं, जैसे बुरकाज अफेजिया, वर्निक अफेजिया, ट्रांसकॉर्टिकल अफेजिया, मिक्स्ड ट्रांसकॉर्टिकल अफेजिया, ग्लोबल अफेजिया, ये सारे एक कंडीशन है। हर बच्चे में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है हमें।
ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ ये हर बच्चे में अलग अलग देखने को मिलती है हमें। और जब मान लीजिए कि ये ट्रांसकॉर्टिकल वर्निक एरिया इफेक्ट हुआ पड़ा है तो बच्चे को समझने में दिक्कत होगा, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, परसेप्शन लेने में दिक्कत होता है उसे। बच्चे को ब्रोकाज एफेजिया है तो उसको नहीं समझ में आएगी बोलना कैसे है मुझे, उसको नहीं पता लगता है कि उसको कैसे रिपीट करना चाहिए, उसे नहीं समझ आता कि कैसे मोटर पार्ट को यूज किया जाए, कैसे अपने ओरल को, अपने टीथ को, अपने जॉ को, अपने टंग को, अपने लिप्स को कैसे यूज किया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये समझना पड़ता है कि हर बच्चे में कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ पड़ा है स्पीच का। ऐसा नहीं होता कि आप हर बच्चे के साथ एक ही चीज उठा लो और एक ही तरीके से आप रिपीट कराने लग जाओ। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली देखा जाता है यही कि हर जगह जब आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो वो बच्चे को एक टाइमिंग दे देते हैं। मैंने देखा मोस्टली कि हर बच्चे को एक टाइमिंग दे दी कि इस टाइम तक स्पीच आ जाएगी। जो ये बात कहते हैं और जो ये बात सुन लेते हैं, इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि लैंग्वेज का कोई लिमिटेशन नहीं होता। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी हिंदी में भी गड़बड़ है अभी भी। मेरी बात समझ रही हैं आप? जैसे इंग्लिश कोई बोल रहा है तो इंग्लिश बोलते समय भी ऐसा नहीं है कि वो 100% इंग्लिश की तरफ लेके चला जा सकता है। लैंग्वेज का कोई लिमिटेशन नहीं होता और लैंग्वेज कंप्लीट भी नहीं होता। बहुत मल्टीपल वोकैबुलरी होती है हमारे पास, मल्टीपल तरीके से बोलना होता है एक बात को। तो आप कैसे मान सकते हैं कि 6 महीने में क्या सीखेगा वो? 1 महीने का टाइम दे देते हैं लोग, 2-2 महीने का टाइम दे देते हैं कि हाँ इतना हम स्पीच डेवलप कर देंगे। कैसे कर दोगे आप? ऐसे कैसे डेवलप हो जाता है? क्योंकि क्या पता बच्चा उससे ज्यादा सीखने की लर्निंग एबिलिटी रखता हो, क्या पता उससे कम एबिलिटी रखता हो, लेकिन हम टाइम देख के पेरेंट्स को एक सेटिस्फेक्शन दे देते हैं कि नहीं इतने टाइम में हम बच्चे को सिखाई देंगे, और पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को इतने टाइम में स्पीच आ जाएगी। कितनी स्पीच आएगी, कौन सी स्पीच आएगी, ये समझना जरूरी है। ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं धोखेधड़ी में पड़ जाते हैं। और जब हमें कोई टाइम दे देता है कि इतने में हो जाएगा तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो इतना वेट कर लेते हैं, इसके बाद बच्चे में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। बच्चे में एक लैंग्वेज का कोई क्राइटेरिया मत बांधिए, लैंग्वेज का कोई लिमिटेशन नहीं होता कि हाँ आपने इतना सिखा दिया बस बात खत्म हो गई है, इतने पे ये पूरी जिंदगी चल जाएगी उसकी। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में कितने सारी चीजें होती है, व्याकरण होता है, कितने सारे ग्रामर होते हैं, कितने मेथड होते हैं हिंदी बोलने के। हर चीज सीखना जरूरी हो जाता है अगर आपको उस लेवल पे लेके जाना है तो। और आप क्या समझते हैं कि क्या छोटा सी चीज सीख के क्या बच्चा अपने आप से एक्सप्रेसिव हो जाएगा? तो थोड़ी सी चीजें सीख के बच्चा एक्सप्रेसिव हो जाएगा? नहीं होगा। और मैंने ये देखा है कि मोस्टली क्या करते हैं, हर बच्चे के साथ ओरल मोटर एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, हर बच्चे के साथ एक पिक्चर कार्ड उठा लिए होते हैं, हर बच्चे के साथ सिमिलर रिपीटेशन कर रहे होते हैं। जैसे आपको उठा लिया, जैसे मैं डाउन सिंड्रोम बच्चे को स्पीच करा रहा था, अब आप आ जाओ, अब ऑटिज्म बच्चा आ जाओ, उसको भी सिमिलर कराया जा रहा है, बोलो 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 बोलो। अगर इतना ही बच्चा देख के सीख जाता तो आपको थेरेपिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप ही करवा लेते, पेरेंट्स ही करवा लेते। तो हमें ये समझना है कि हर बच्चे के साथ अलग अलग तरीके से जब स्पीच ली जाती है, अलग अलग टेक्निक के साथ स्पीच ली जाती है। टेक्निक कब यूज करोगे, अलग अलग तरीके से कब समझोगे, जब आपको हर ब्रेन के हर एरिया के बारे में पता रहेगा कि हाँ इस एरिया में इस वाली दिक्कत को सामना करना पड़ता है हमें स्पीच में। जब जाके हम एक बच्चे का प्लान बना पाते हैं, एक अच्छा प्लान बना पाते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हम उसके रिजल्ट दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक भेड़ चाल चलने की वजह से ये दिक्कतें स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स अवेयर रहें इस चीज़ को लेके, और जब भी अपने बच्चे का ऐसा तो एक ब्रेन का एक लेवल सर्च कीजिए कि कौन से एरिया में उसको दिक्कत चल रही है। और वो जब एरिया पता लग जाता है आपको कि हाँ इस कंडीशन का स्पीच को लेकर दिक्कत हो रही है, बच्चे में एप्रेक्सिया है या बच्चे में एफेजिया है, बच्चे या डिस्फेजिया का कंडीशन से चल रहा है, बच्चे को पता नहीं लग रहा है कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे कौन से एफेजिया में लेके कौन से में, कंप्रेंशन में, फ्लुएंसी में या नेमिंग में कहाँ पे दिक्कतें स्टार्ट हो रही है, बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारे डिटेल में सर्च करने की जरूरत है। तभी बच्चे में एक रिजल्ट आ पाता है और हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।